हेलो बच्चे लोग, कैसे आप? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपकी EIS एंड SM की फैकल्टी सोनाली मैम। हाँ जी, वीडियो के टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि हम करने वाले हैं RTP रिविजन टेस्ट पेपर्स। जी हाँ, ICAI हर अटेम्प्ट में बच्चा पार्टी इसके लिए क्या निकालती है? रिविजन टेस्ट पेपर्स। ऐसे कहती है एग्जाम में बैठना है ना, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करके चले जाओ। तो बच्चा पार्टी ICAI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को देती है कि आप जो है रिवीजन करके जाएं क्वेश्चंस का। और जब मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी फैकल्टी हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके लिए लेके आऊं ये सारे क्वेश्चंस का रिवीजन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द RTP। नाउ गाइस, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। पेपर है हमारा पेपर 7A, पेपर है हमारा पेपर 7। ओके, एंड जो पेपर है बेटा, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, A एंड B। जो बेटा A पार्ट है बेटा, जो आपका A पार्ट है दैट इज EIS, एंड जो आपका B पार्ट है दैट इज SM। ठीक है, तो मैंने पूरी RTP को दो पार्ट में डिवाइड किया है। EIS का पार्ट अलग रिकॉर्ड किया है, EIS का पार्ट आपको अलग दिया है, और SM का पार्ट आपको अलग दिया है। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आप SM का पार्ट देख रहे हैं तो EIS का पार्ट जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप EIS का पार्ट देख रहे हैं तो आप SM का पार्ट जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। आज की क्लास में हम करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के रिवीजन टेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस। और बेटा जी, ये रिवीजन टेस्ट पेपर्स के सारे क्वेश्चंस की तैयारी लगा देगी आपके अंदर चार चांद, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो आपको बेटा अच्छी तैयारी का महसूस होएगा। चलिए, तो ये स्टार्टिंग में आपका देख रख सकते हो कि पूरा EIS गिवन है, राइट। चलिए, तो हम क्या करते हैं बेटा जी, हम तुरंत चलते हैं, सीधा सीधा चलते हैं SM के पार्ट पर। ठीक है, चलिए सर। अगर आप अभी SM देख रहे हैं तो आप जो है चले जाइएगा EIS के पार्ट पर, EIS का पार्ट जरूर देखिएगा। और अगर आप EIS का देख चुके हैं तो वेलकम टू द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पार्ट, सेक्शन नंबर B, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का RTP। और मैं हूं आपकी अपनी फैकल्टी सोनाली मैम। तो बेटा जी, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए RTPs लेके आए हैं, है ना, और मेहनत करने को राजी है, क्योंकि तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए ना। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी चीज मुझसे समझनी है, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, कोई भी RTP मुझसे समझना है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, ओके। तो गाइस, RTP में ना दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। RTP में दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस of the category which is MCQ, जिसको कि हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, and the second category is descriptive. The second category is descriptive. Okay guys, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब आप descriptive questions को देखेंगे तो आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 onwards। तो क्वेश्चन नंबर 1 किसका है बेटा? MCQ का है। और जब आप और एनालाइज करेंगे तो देखेंगे आपको एवरी चैप्टर से, हर चैप्टर से आपको मिलते हैं, एवरी चैप्टर से आपको मिलते हैं 2 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस मिलते हैं बेटा जी? आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। यानी कि आपके पास कितने चैप्टर्स है टोटल? SM के अंदर 8 चैप्टर्स है, तो 8 2 जा 16 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 16 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। नाउ द वेरी फर्स्ट पार्ट विच इज MCQ, हम इसको लेटर ऑन करने वाले हैं। और अभी जंप करते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव पार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट करेंगे और फिर हम MCQ के ऊपर आएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट। गाइस, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में सबसे पहला आपका आता है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर ये 7 से शुरू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 से नहीं बेटा, 7 से शुरू है। ये नंबर 7 से चालू है। ओके, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट 7 से चालू है। ओके, चलिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। हम कर रहे हैं अभी बेटा पहले डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 1 से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं वो हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अरे मैम ये तो 3 लाइन का क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो लास्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं, कुछ पल्ले पढ़ता है तो कहता मैम गिव रीजंस। पल्ले तो नहीं पढ़ा, अब पूरा पढ़ना पड़ेगा।
कहता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ब्लेंड ऑफ दी स्ट्रेटजीज यूज करना पड़ता है, दैट इज द प्लान स्ट्रेटजीज विद द रिएक्टिव स्ट्रेटजीज। ये कथन बिल्कुल सत्य है। प्लान यानी कि प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज with the reactive strategies। आपको पता है there are two types of the strategies which is proactive and the reactive। तो ये क्वेश्चन आप कितनी बारी कह चुके हो, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी एंड द रिएक्टिव स्ट्रेटजी। हम जिंदगी में क्या करते हैं, हम इन दोनों का ब्लेंड यूज करते हैं। वी ऑलवेज यूज द ब्लेंड ऑफ दीज टू स्ट्रैटेजीज, राइट। हम सब कुछ प्लान नहीं कर सकते, हम सब कुछ एंटिसिपेट नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं एंड थोड़ा सा रिएक्शन देते हैं, राइट। चलिए, तो आई बिलीव कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, हम कोई भी चीज को एडवांस में नहीं कर सकते हैं। देयर हैज टू बी द ब्लेंड ऑफ द रिएक्टिव एंड द बोथ एंड द प्लान्ड स्ट्रेटजीज। चलिए, सो वी आर डन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आगे चलते हैं। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है व्हाट बेनिफिट्स, क्या क्या आपको बेनिफिट्स होते हैं accrue by applying the strategic approach in managing। दैट मीन्स क्या मांग रहा है बेटा आपसे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स मांग रहा है। याद है आपको, हम ना प्रोएक्टिव ज्यादा हो जाते हैं रिएक्टिव के कंपैरिजन में, एक बिजनेस डिसीजन फ्रेमवर्क मिल जाता है, हम कॉस्टली मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं। याद आ गया, देख लेते हैं, सारे पॉइंट्स वही हैं, कुछ नए पॉइंट्स नहीं है बेटा जी। फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स, कहता है इट हैव्स टू बी मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। हम ज्यादा प्रोएक्टिव बन जाते हैं, हम अच्छे से सारे डिसीजंस ले पाते हैं। इट इनेबल्स अस टू टेक द मेजर बिजनेस डिसीजंस। हमारा अच्छा फ्यूचर देखा जा सकता है, अगर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाते हैं तो हमारा अच्छा फ्यूचर देखा जा सकता है। एंड इट एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि इट एक्ट्स एज अ शील्ड। ये हमें प्रोटेक्ट करती है, हम कोई भी डिसीजन गलत नहीं लेते हैं, हम सोच समझ के काम करते हैं। ये तो बहुत ही आसान था। चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 शुरू करें। चलिए, चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस हैं ये छोटे छोटे से। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है स्काई केमिकल नीड्स टू ग्रो इट्स बिजनेस। ठीक है भैया, ग्रो करना है इसको। कहता है कंपनी को एडवाइस कीजिए कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है एज पर दी एपीएम ग्रोथ मैट्रिक्स। चलिए, एपीएम को शॉर्ट में समझाती हूँ पहले मैं आपको। एपीएम बेटा, एपीएम जो आपको कंसेप्ट दिया ना, वो किसने दिया, वो दिया बेटा आपको कंसेप्ट दिया आइगोर एनसॉफ ने दिया, ठीक है बेटा। किसने दिया, आदमी का नाम था आइगोर एनसॉफ। इसके नाम का क्या लिया बेटा, इसके नाम का लिया ए। क्या लिया बेटा, ए, और क्या यहाँ पे लगा दिया ए। और आइगोर एनसॉफ ने क्या कहा कि ग्रोथ जो होती है ना, ग्रोथ जो होती है बेटा जी, वो किन चीजों पे डिपेंडेंट होती है, ग्रोथ जो होती है 2 चीजों पे डिपेंडेंट होती है। पहला क्या ऑप्शन होता है, पी, यानी कि प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होती है, और दूसरा बेटा एम, यानी कि मार्केट पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या हो सकता है, या तो ओल्ड या तो न्यू। सिमिलरली मार्केट क्या हो सकता है, या तो ओल्ड या तो न्यू। ओल्ड को उसने बोला एग्जिस्टिंग, और क्या बोलते हैं प्रोडक्ट भी क्या हो सकता है, ओल्ड, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो सकता है। तो एनसॉफ ने क्या कहा कि भैया देखो ऐसा है, एक मैट्रिक्स तैयार करो और उसके अंदर क्या करो, 4 ऑप्शंस डाल दो। 4 ऑप्शंस डालने के लिए क्या करो, इसको मैट्रिक्स में डिवाइड करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रखो। देखिए ये आपके साथ, ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या रखा बेटा जी, एक्स एक्सिस पे रखा आपका प्रोडक्ट। क्या रखा बेटा जी, प्रोडक्ट, वो क्या हो सकता है, पुराना और नया। और वाई एक्सिस पे क्या रखा बेटा जी, मार्केट। मार्केट क्या हो सकता है बेटा जी, पुराना और नया। अगर आप पुराना सामान पुराने बाजार में बेचते हैं उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। अगर आप नया सामान पुराने बाजार में बेचते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए बाजार में बेचते हैं उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। और आप बिल्कुल ही सब कुछ नया, एग्जिस्टिंग कुछ भी नहीं है, ना तो मार्केट है ना तो प्रोडक्ट है, सब कुछ नया, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है उसके पास, मार्केट पेनिट्रेशन कर सकता है वो, सबसे पहला ऑप्शन है मार्केट पेनिट्रेशन कर सकता है वो, मार्केट डेवलपमेंट कर सकता है वो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकता है, और डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है। तो गाइस क्या होता है ना कि जब भी 4 आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना, तो बच्चे को ये तो याद हो ही जाता है
ये भी याद हो जाता है, बट बच्चा ना इसमें गलती करता है इन दोनों में, क्योंकि सेम सेम से लगते हैं ना। तो मैं आपको यहाँ पर याद करने की टेक्निक दे रही हूँ। हाँ जी, टिक 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 टेक्निक 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 बेटा जी, याद करने की टेक्निक। आप ये देख लीजिए कि नया क्या है। अगर नया प्रोडक्ट है तो नाम क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और अगर नया मार्केट है तो लिख दीजिए मार्केट डेवलपमेंट। हुआ ना आसान। हिट द लाइक बटन अगर आपको टेक्निक अच्छी लगी हो तो। चलिए, तो वी आर डन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2। अब चलते हैं और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 से बाकी कौन सा सवाल जो है ICAI ने हमसे पूछा है। चैप्टर नंबर 2 से सेकंड सवाल क्या आता है, कहता है ड्राइव अ ब्रीफ नोट ऑन ड्राइविंग फोर्सेस। ड्राइविंग फोर्सेस, ड्राइविंग फोर्सेस, ड्राइविंग ओ ओ ओ मैम, ये तो ट्रिगर पूछ रहा है मैम, ये तो ट्रिगर ऑफ चेंज पूछ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो कि अभी क्वेश्चन को पढ़ते समझ गए हैं कि क्या क्या आंसर आएगा, फटाफट से कमेंट में लिखिएगा। ट्रिगर ऑफ चेंज पूछ रहा है बेटा जी, किसके अंदर आता है टॉपिक, मेथड ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस। हाँ जी, उसके अंदर आता है ये। एंड देखिए मैं आपको बता देती हूँ इसको याद करने की टेक्निक, TRIGGER। ड्राइविंग फोर्सेस का मतलब होता है बेटा ट्रिगर ऑफ चेंज, यानी कि ऐसा क्या होता है इन्वायरमेंट में कि तुरंत सब कुछ क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है या चेंज हो जाता है। तो टी से याद करेंगे बेटा जी, टी से याद करेंगे बेटा जी टेक्नोलॉजी। टी से क्या याद करेंगे बेटा, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। आर से बेटा जी याद करेंगे रेनोवेशन इन द प्रोडक्ट। रेनोवेशन इन द प्रोडक्ट। रेनोवेशन इन द प्रोडक्ट। ओके। आई से बेटा इंटरनेट। आई से बेटा इंटरनेट। आई से बेटा इंटरनेट। मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, आई से बेटा इंटरनेट। ठीक है, आई से इंटरनेट। जी से ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीज, इंक्रीज इन द ग्लोबलाइजेशन। जी से ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट जी से ग्रोथ रेट, चेंजेस इन द ग्रोथ रेट, चेंजेस इन द ग्रोथ रेट। ई से entry and exit of the major firms। E से entry and exit of the major firms। and R से renovation, renovation in the marketing, in marketing। ठीक है, चलिए यार आपका मार्केटिंग, मार्केटिंग इनोवेशन। ठीक है, ओके। और ये रहा आपका प्रोडक्ट वाला। तो मैंने इनोवेशन वर्ड की जगह रेनोवेशन कर दिया, दैट इज वन ऑन द सेम थिंग। तो बताओ व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस बेटा। ड्राइविंग फोर्सेस का मतलब ट्रिगर्स ऑफ चेंज। टी से टेक्नोलॉजी, टी से टेक्नोलॉजी, आर से रेनोवेशन इन दी प्रोडक्ट, आई से इंटेंट आया, सब कुछ तहस नहस हो गया। जी से ग्लोबलाइजेशन, जी से ग्रोथ रेट, ई से एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मेजर फर्म्स, एंड आर से रेनोवेशन इन द मार्केट। So we are done with both the questions of chapter number 2। चलते हैं आगे, चलते हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर 3 से क्या पूछते हैं ये हमारे से। चैप्टर नंबर 3 से पूछते हैं कि भैया मिशन स्टेटमेंट जो होती है वो बताती है हु वी आर एंड व्हाट वी डू, एक्सप्लेन ब्रीफली। जी हाँ, यही बताती है, जी हाँ यही बताती है, बिल्कुल। हु वी आर एंड व्हाट वी डू, हम कौन है और हम क्या कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था ना, मिशन जो होता है वो किस पे टिका होता है, प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, हु वी आर वी व्हाट वी डू। कमेंट करके बताइए फ्यूचर, फ्यूचर अगर लिखा होता वर्ड फ्यूचर तो वो क्या होता, वो विजन होता या मिशन होता, कमेंट करके बताइए, है ना। सो मिशन स्टेटमेंट बताता है कि हमारी आज की कैपेबिलिटी क्या है, हम आज किस पे कस्टमर पे फोकस कर रहे हैं, आज हमारे बिजनेस का मेकअप क्या है, हम कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में हैं, राइट। ये बात करता है आज की, और बात उसकी और जस्टिफिकेशन देता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जैसे कि आपका मिशन क्या है बेटा जी, सीए बनने का, है ना। आपका मिशन क्या है, सीए बनने का। तो आप जो है, मैं आपसे पूछूं, बताइए बेटा अभी अभी आरटीपी काहे देख रहे हैं, बताइए बताइए ये आरटीपी आप काहे देख रहे हैं। तो गाइज आप जो है, आप ये आरटीपी इसलिए देख रहे हैं बिकॉज आपका मिशन क्या है, आपका मिशन है टू क्वालिफाई दी सीए एग्जामिनेशंस, इजंट इट। यानी कि आपकी आज की यहाँ की प्रेजेंस बताती है आपके मिशन को, आपकी आपकी यहाँ की प्रेजेंस बताती है आपके मिशन को। एंड भगवान के लिए जो जो ये वीडियोस देख रहे हैं फटाफट से उनका मिशन क्या हो जाए, अकम्प्लिश हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, केस स्टडी है बेटा।
तो एक काम करते हैं, लास्ट की 2 लाइन पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या हम जो है इस बात को क्रैक कर पाएंगे कि नहीं। कहता है आप मिस्टर बत्रा को कहाँ प्लेस कर पाएंगे हायरार्की के अंदर, पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा पूछता है डायमेंशंस ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय हिम। तो गाइस आपको पता ही है हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल, राइट। तो वो कह रहा है कि बताओ कि मिस्टर बत्रा कौन से लेवल पे आएंगे और फिर वो किस प्रकार के डिसीजंस लेंगे। सो वैसे तो आपको पता है चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है वो टॉप लेवल की ही बात करता है ना, इन केस ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। बट फिर भी हम केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पढ़ने में क्या जा रहा है, टाइम हमारा है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, आपको थोड़ा जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए, तो बत्रा जो है वो क्या है, एक वर्किंग इन द एपेक्स कॉर्पोरेशन, जो कि क्या बनाती है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। वो किस में जाने वाली है, एंटर करने वाली है फिटनेस ट्रैकर्स में और स्मार्ट वॉचेस टेक्नोलॉजी में, ठीक है भैया। कंपटीशन जो है आगे बहुत ही ज्यादा फियर्स स्ट्रांग होने वाला है। मिस्टर बत्रा क्या डिसाइड करते हैं, मिस्टर बत्रा डिसाइड करते हैं कि भैया क्या हम उस पर इन्वेस्ट करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, या हम रिसर्च ना करें। तो बताइए द डिसीजन कुड हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस ऑन द कंपनीज ग्रोथ एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, R&D में काफी पैसा लगता है, टाइम लगता है, खोटी हो जाएगा, तो ये कंपनी का एक बहुत बड़े लेवल का डिसीजन है। तो बताओ कौन लेगा, ऐसा इंसान जो कंपनी के बड़े लेवल पे बैठा है, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट। और क्या क्या डिसीजंस लेगा ये बेटा, इसमें 5-6 पॉइंट्स है ना। जैसे कि आपको अपने जब पढ़ा होगा बुक्स के अंदर से, सेम वही आंसर है, नथिंग न्यू, देयर इज नथिंग न्यू। लेट्स सी इन द आंसर। तो बोला ही इज एट द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक। अब वो कहता है कि इसको क्या क्या डायमेंशन, यानी कि कौन कौन से डायरेक्शन और डिसीजन लेने पड़ेंगे। कहता है ऐसे डिसीजन लेंगे जिसमें टॉप मैनेजमेंट की जरूरत है, ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज की बात की जाती है, क्योंकि वो जो रिसोर्सेज है ना वो कम है, वो रिसोर्सेज जो है वो डेफिसिट में होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो उनका अच्छे से इस्तेमाल होना टॉप लेवल के हाथ में होता है। ऐसे डिसीजंस जहां पर कि हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ता है बेटा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, दरवाजे पे नॉक नॉक कर रही होती हैं, और बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं जो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, बेकार हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। तो इन लोगों को ऐसे डिसीजंस इन लोगों को लेने पड़ते हैं जो कि फर्म के एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। और कौन से डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिनका इम्पैक्ट कंपनी के लॉन्ग टर्म के ऊपर पड़ता है। ऐसे डिसीजंस जो फ्यूचर के होते हैं, ऐसे डिसीजंस जिसमें बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारे बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस इज इन्वॉल्व इन बोथ एक्सपेंशन एंड रीट्रेंचमेंट। However, method involved in their execution is completely different। यानी कि वो क्या बोल रहा है, वो expansion versus retrenchment बोल रहा है, डिफरेंस बोल रहा है। ठीक है भैया, बता देते हैं भैया क्या डिफरेंस है। आइए, एक्सपेंशन में क्या करते हैं और रीट्रेंचमेंट में क्या करते हैं। तो उसने बताया कि देखो एक्सपेंशन में क्या करते हैं, हम बिजनेस में एफर्ट्स को इंक्रीज करते हैं अपने बिजनेस को, जबकि रिट्रेंचमेंट में क्या करते हैं, हम जो है डाइवेस्टमेंट करते हैं, हम जो है एक बिजनेस को बंद करके एक एक्टिविटी को बंद कर देते हैं या दूसरी एक्टिविटी पे शिफ्ट हो जाते हैं। एक्सपेंशन जो होता है वो बहुत ही मतलब सक्सेस की तरफ जाने वाला है, जबकि रिट्रेंचमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में यूज़ किया जाता है। एक्सपेंशन बहुत पॉपुलर है, राइट ना। एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक इट मे टेक द एंटरप्राइज अलोंग रिलेटिवली अननोन एंड रिस्की पार्ट्स, है ना, क्योंकि एक्सपैंड कर रहे हैं। जबकि रीट्रेंचमेंट का मतलब होता है हम उन्हीं रिस्की पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, उनसे कोप अप कर रहे हैं। सो रीट्रेंचमेंट इज अ काइंड ऑफ सेविंग स्ट्रेटेजी, हमें सेव करती है, और एक्सपेंशन क्या करती है, हमारे को रिस्क में डाल देती है। ठीक है, चलिए, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, एक ये सवाल जो था वो दूसरों से थोड़ा सा हटके था, एंड आप इसको एग्जाम में करके जाएंगे, हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए ये सवाल। इट वॉज अ बिट हटके क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
इतना बड़ा क्वेश्चन। चलिए भैया लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। डिस्कस द स्ट्रेटजी विच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द एबीसी। ये तो पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा, पूरा क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा। तो कहता है एबीसी इज अ सक्सेसफुल कंपनी इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ठीक है, डिक्लाइन फेस कर रही है, ओ क्योंकि टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई है, ओ लैक ऑफ इनोवेशन, ओ माय गॉड शिट, मार्केट शेयर भी लूज हो रहा है, कस्टमर्स से स्ट्रगल हो रही है, हमारे पास कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं, ओ माय गॉड। ये सारे बेटा इंडिकेटर्स किसके हैं? इंडिकेटर किसके इंडिकेटर है बेटा जी? इंडिकेटर हैं किसके? कि भैया लगा लो, क्या लगा लो? टर्न अराउंड लगा लो। एंड टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है बेटा जी? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लगा लो। तो देखते हैं कि क्या हम सही जा रहे हैं। ट्रैक देख लेते हैं बेटा जी, आपके साथ साथ ही मैं आरटीपी करा रही हूँ आपका। चलिए तो देखते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है। आइए चलते हैं द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, ओह वाओ, कंडीशंस ऑफ द टर्न अराउंड स्ट्रेटजीज। उसने यही बोला कि भैया हमारे को इतने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लो कैश मार्जिन्स हैं, हाई एम्प्लॉय शेयर है, एम्प्लॉय टर्नओवर शेयर है, और ये सब मिसमैनेजमेंट है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बता रहा है। और उसके बाद उसने क्या किया, एक्शन प्लान बता दिया जिसमें कि 5 स्टेज होती है, राइट। तो आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस केस स्टडी जो है ना वो इतना कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। केस स्टडी नॉर्मल होती है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको जस्ट ना अपना हाथ थोड़ा साफ रखना पड़ता है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा अपना आपको अपना हाथ जो है वो साफ रखना हो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। तो गाइस बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज कौन सी लेवल की स्ट्रेटजीज होती हैं? बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज बेटा जी आपको पता है जो कि हमारी होती हैं बिजनेस लेवल पे इंप्लीमेंट। एनी काइंड ऑफ बिजनेस कैन इंप्लीमेंट द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। चलिए तो शुरू करते हैं। ओह फिर से केस स्टडी दी है। कहता है इतनी बड़ी केस स्टडी पढ़ने से पहले क्या पढ़ लो, लास्ट लाइन पढ़ लो। तो उसने बोला which business level strategy would be best suited for the विजयाज आइडिया। विजया कोई है उसका बता दो, ठीक है भैया, ओके ओके बता देते हैं। विजय के बारे में फोकस रखेंगे, ठीक है, विजय के बारे में फोकस रखेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन विजय के अराउंड घूम रहा है। कहता है डोमोलो जो है ना, डोमोलो जो है वो क्या बनाती है? प्रीमियम साइकिल बनाती है, यानी कि प्रीमियम प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, विच टारगेट्स दी हाई स्पेंडिंग कस्टमर विद अ लाइकली फॉर क्वालिटी ब्रांड नेम। और टारगेट किसको करती है? टारगेट किसको करती है? हाई स्पेंडिंग कस्टमर को, हाई स्पेंडिंग कस्टमर को, यानी कि प्रीमियम प्रोडक्ट। और प्राइस भी कैसे बेटा? प्रीमियम प्राइस। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि डोमोलो जो है वो क्या लगाती है? डिफरेंशिएशन लगाती है, डिफरेंशिएशन लगाती है एज ऑफ नाउ, मुझे ये लग रहा है। बट क्या क्वेश्चन में डोमोलो के बारे में पूछा गया? ना, क्वेश्चन में तो विजया के बारे में पूछ रहा था। चलो भाई ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। कहता है द साइकिल रेंजेस फ्रॉम ₹15,000 टू ₹1,00,000। ओ माई गॉड, 10,000 से 1,00,000 रुपए तक की साइकिल होती है। ओके फाइन। The recent trend of the fitness has created humongous demand for the cycles and the peripherals like helmets चाहिए, लाइट चाहिए, ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है भैया, डिमांड बहुत बढ़ गई है। कस्टमर का बेस जो है वो ग्रो कर गया है 150% से इन द लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है। मिस्टर विजय, ओ मिल गया भाई, मिल गया, मिस्टर विजय मिल गया, ओ भाई मिल गया, विजय मिल गया। विजय विजय क्या कर रही है? विजय हु इज एन इन्वेस्टर, विजय इन्वेस्टर है। Who wants to tap in the industry, यानी कि इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं बेटा। कदम कदम बढ़ा है जा खुशी के गम, खुशी के पल का। तो गाइज ये बंदा कदम रखना चाहता है इंडस्ट्री के अंदर, और क्या करना चाहता है? ब्रिंग चीपर ऑप्शंस चीपर ऑप्शंस लाना चाहता है जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये पूरा का पूरा सेम सिनेरियो रखना चाहता है, पूरा का पूरा। बट ये किसको टारगेट कर रहा है? बेसिकली ऐसे लोगों को जो प्रीमियम तो प्रोडक्ट दे रहा है, बट कहता है मैं चीप प्राइस रखूंगा। चीप यानी कि रीजनेबल प्राइस रखूंगा, रीजनेबल प्राइस रखूंगा। तो बताओ ये कौन सी स्ट्रेटजी है? तो गाइज मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि देखो बेटा ये वो स्ट्रेटजी है जो कस्टमर हमेशा डिमांड करता है, जो कस्टमर के लिए क्या है बेटा जी? बेस्ट। और बेस्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट उनको प्रीमियम मिले, है ना। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना प्रीमियम फैकल्टी, और वो भी चीप प्राइस पर, वो भी चीप प्राइस पर। तो ये कौन सी स्ट्रेटजी हो गई? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी, जहां
प्रोडक्ट कैसा मिलता है आपको, प्रीमियम, और प्राइस कैसा होता है बेटा, रीजनेबल। तो बताइए कौन सा स्ट्रेटजी लगाया विजय ने, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। आई थिंक सो यही उसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं, मैच करते हैं क्या हमारा सही जवाब है या नहीं। तो गाइस वी आर हियर टू चेक आवर आंसर एंड द आंसर इज बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। है ना, देखा। तो मिस्टर विजय का आइडिया क्या था कि सेम क्वालिटी यानी कि प्रीमियम प्रोडक्ट को किस पे किया जाए, लोअर प्राइसेस पे किया जाए, इसलिए वो क्या बन गया, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया। चलिए तो अब आगे डिस्कस करते हैं। वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहता है कॉमन बैरियर्स बता दीजिए जो कि न्यू एंट्रेंट्स फेस करता है। तो ये क्वेश्चन आया बेटा जी, पोर्टल्स 5 फोर्सेस मॉडल्स, यानी कि कोई बंदा इंडस्ट्री में अगर आता है तो उसको कौन कौन से बैरियर्स लगेंगे, परेशान करेंगे। तो गाइस हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से बैरियर्स ऐसे लोगों को लगते हैं जब वो इंडस्ट्री में नए आते हैं तो उन्हें क्या क्या दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट बेटा, रोकड़ा नहीं होता उनके पास, पैसा नहीं होता रे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर लेते हैं जिससे परमानेंट प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये तो नए आए बेटा, ये बेचारे बच्चे कैसे ज्यादा प्रोडक्शन करके अपनी कॉस्ट को कम करेंगे, इनको दिक्कत आ जाएगी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये कैसे बताएं कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, कैसे बताएं इन स्विचिंग कॉस्ट, जो आप पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो कंपनी क्या करती है, स्विचिंग कॉस्ट लगा देती है ताकि आप जो है ना शिफ्ट ना करें। जैसे कि मान लो जियो आया, जियो ने चीप प्राइस पर आपको मोबाइल डेटा दिया या फिर आपको फंक्शनैलिटी दी, है ना। बट क्या हुआ, वोडाफोन मान लो, एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, वोडाफोन मान लो बोले कि मैं जो हूँ अपने यूजर्स को, अगर मेरे यूजर्स को जियो में जाना है तो जियो में जाने के लिए लगेंगे 1000 रुपीज। अब यूजर सोचेगा ना यार 1000 रुपए लगेंगे। अगर ये स्विचिंग कॉस्ट नहीं लगाता, इसको बोलते बेटा स्विचिंग कॉस्ट, अगर स्विचिंग कॉस्ट नहीं लगाते तो फटाफट से सारे बंदे यहाँ पहुंच जाते। बट लाओ, ये बंदे 4 बार सोचेंगे बिकॉज इनको क्या लगेगा, 1000 रुपए लगेगा। बच्चा कह रहा है मैम मैं नया नंबर ले लूंगा। बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा जैसा बच्चा तो कोई बात नहीं, हमारे जैसा टीचर है, मेरा नंबर बेटा मान लो ये रहा, ठीक है, मैं नहीं चाहती बेटा ये नंबर जो है मेरा चेंज होए, मैं नहीं चाहती मेरा नंबर चेंज होए, पता नहीं मेरा नंबर कहाँ कहाँ गया हुआ है, तो तब तो मुझे स्विचिंग कॉस्ट पे करके मैं जियो में जा सकती हूँ ना। तो ये एक तरीके से बैरियर बन जाता है। ठीक है गाइस, चलिए सो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इज दैट क्लियर, सिंपल। चलिए तो गाइस ये आपके बैरियर्स थे, और भी हम बैरियर्स पढ़ लेते हैं। ब्रांड आइडेंटिटी, अब अगर लोग कहें कि भैया दूध हमें अमूल का ही पीना है, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अगर ब्रांड मतलब लोग ब्रांड के ऊपर ही पड़े रहेंगे तो फिर बैरियर है बाकी लोगों के लिए। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, अब भैया हम अपनी कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए गए, भैया पेप्सी और कोको कोला वाले बेचने ही नहीं दे रहे, तो क्या करेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन, हो सकता है पुराने खिलाड़ी जो है आपको बोले आइंदा से इस इंडस्ट्री में दिख मत जाइयो भैया, दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द एग्रेसिव रिटेलिएशन। आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो गाइज वी हैव टू डू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई बिलीव कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा, इजी लग रहा होगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ओके चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। तो कहता है ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने होते हैं जब हम नए प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कर रहे होते हैं। कौन सी डिजाइनिंग बेटा, प्राइस की डिजाइन। और प्राइस किस में आता है बेटा, मार्केटिंग मिक्स के अंदर आता है। तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर एक भी आता ना प्राइस, है ना। तो प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, सोचो आपने एक सामान बनाया, अच्छा बगल वाला जो प्रोडक्ट है ना इतने में बिकता है, अच्छा ओके, कस्टमर की लोकेशन जो है ये है। अब गांव में जाके अगर आप लगाओ, मान लो आपने बोला कि ये टीवी है, 2 लाख रुपए का टीवी है, खरीद लेगा कोई बंदा गांव के अंदर 2 लाख का टीवी, नहीं ना। तो आपकी लोकेशन भी डिपेंड करती है। और सेकेंडली आप पर ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, आप अपना मार्जिन कितना रखना चाहते हैं, राइट। तो उसने बोला कि 3 ऑब्जेक्टिव्स टू बी केप्ट इन माइंड, ऐसी चीजें करो जो कि जिससे कि प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर सके। सेकंड, आपका एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी रीजनेबल मार्जिन हो,
ज्यादा मार्जिन रखोगे कस्टमर भाग जाएगा। एंड ऐसी चीज, ऐसा प्राइस रखो जिससे कि आपको मार्केट शेयर डेवलप करने में क्या मिले, हेल्प मिले। अब इसके लिए आप क्या लगा सकते हो बेटा, दो पॉलिसी होते हैं, एक होती है प्राइस स्कीमिंग, क्या होती है बेटा, प्राइस स्कीमिंग, और एक होती है बेटा प्राइस पेनिट्रेशन। ओके, स्कीमिंग में क्या करते हैं हम वेरी हाई लेवल पे अपनी प्राइस को सेट करते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ नहीं भाई मैं तो इतना बढ़िया पढ़ाती हूँ ना कि मतलब बहुत ही बढ़िया, जैसे मान लो मेरा सुपर 30 बैच है, मैं तो इतना बढ़िया पढ़ाती हूँ ना, मेरी प्राइस तो बेटा क्लास की 3 लाख रुपए है पर स्टूडेंट, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, मेरा मेरा लेवल इतना है, 3 लाख रुपए दो मुझे, दो एडमिशन ले लो। तो यानी कि सेटिंग योर प्राइस रिलेटिवली हाइयर, क्योंकि आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट में दम है, दैट इज द प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी। एंड सेटिंग द प्राइस रिलेटिवली लोअर फॉर द न्यू प्रोडक्ट इज द प्राइस पेनिट्रेशन। नहीं नहीं यार, अभी तो नया नया लॉन्च कर रहे हैं, कौन ही खरीदेगा, तो कम प्राइस पे रखता है, शायद हमारा प्रोडक्ट चल पाए। That is the price skimming and the price penetration. Very very important for the examination. I believe कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जा रहे होंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का। तो गाइस नेक्स्ट जो चैप्टर का क्वेश्चन बनता है वो बनता है, चैप्टर का क्वेश्चन बनता है वो बनता है, चैप्टर का क्वेश्चन बनता है वो बनता है, नेक्स्ट इज R&D स्ट्रैटेजी। R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कहता है व्हाट वुड यू आर्ग्यू विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सनल आर इम्पॉर्टेंट बट फॉर द इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। तो वो कहता है कि बताइए ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलिए फिर पढ़ लेते हैं। तो गाइस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है भैया पार्ट है, ओके। तो हम क्या क्या डिसाइड करेंगे कि भैया हम जो है ये डिसाइड करेंगे कि हम जो है क्या 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 सामान जो है कहाँ कहाँ से लाने वाले हैं, और मटेरियल कहाँ से आने वाला है, कौन से प्रोसेस को हम अपनाने वाले हैं, टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स हो जो होनी नहीं चाहिए, समझ में आनी चाहिए, एंड इट शुड बी अ काइंड ऑफ सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन को भी आप एक बार देख के जाइएगा, लीक से हटके थोड़ा सा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लीक से हटके क्वेश्चन था वो वाला, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं एग्जाम के लिए, दिस इज थोड़ा सा हटके क्वेश्चन। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 से बेटा दो क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं, फिर से केस स्टडी। कहता है डिस्कस द लीडरशिप स्टाइल अडॉप्टेड बाय द अंशुमन। ओ माय गॉड, कितनी बार ऐसे कितनी बार ये क्वेश्चन दे चुका है बेटा, कितनी बार। कौन कौन से स्टाइल होते हैं बेटा जी, दो स्टाइल होते हैं, आपने बस वो ढूंढना है वर्ड। हम वर्ड देखते हैं, वो कह रहा है वर्ड क्या है, वर्ड देखते हैं। कहता है अंशुमन जो है वॉज द सीईओ ऑफ द कंपनी, और जो है वो कंपनी ही स्टार्टेड बाय कम्युनिकेटिंग द विजन टू द एम्प्लॉयज। उसने उनको एंकरेज किया गाइस, एंकरेज किया। और वो एंकरेज के लिए क्या करता था, रिवॉर्ड सिस्टम रखता था बेटा जी। क्या रखता था, रिवॉर्ड सिस्टम रखता था। तो बताओ रिवॉर्ड सिस्टम किस में रखते हैं। लीडरशिप स्टाइल दो तरीके की होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल। ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, और ट्रांजैक्शन में क्या करते हैं, हम ट्रांजैक्शन करते हैं कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो हम क्या करेंगे, आपको रिवॉर्ड्स देंगे, अगर आप गलत काम करोगे तो हम क्या करेंगे, हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। यहाँ पर कोई पेनल्टी लगाने की बात की गई नहीं, यहाँ तो वो मोटिवेट ही कर रहा था ना आपको, क्या कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। इज दैट क्लियर। चलिए तो आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारे पास इस चैप्टर से ये चैप्टर आई थिंक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके क्या कहता है यू आर अपॉइंटेड एज द मैनेजर। आप मैनेजर अपॉइंट किए गए हो, ठीक है भैया। वेर यू फाइंड द कंपनीज कल्चर इज आउट ऑफ सिंक। ओ माई गॉड, देन व्हाट शुड बी द नीड। अच्छा एक बात मुझे बताओ, सुनना, एक होता है बेटा स्ट्रैटेजी, एक होता है बेटा कल्चर। सुनना ध्यान से, आप अगर सुनना, अगर ये दोनों अलाइन में है, अगर ये दोनों लाइन में है,
तो सबसे बढ़िया कंपनी के लिए स्ट्रेंथ है। अगर ये दोनों लाइन में नहीं है, या तो स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी या तो कल्चर चेंज करना पड़ेगा। अब वीडियो को पॉज करिए और जो है ये बताइए मुझे लिखकर कि क्या आप, अगर ये दोनों अलाइन में नहीं है, तो आप स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे या कल्चर को चेंज करेंगे? फटाफट से लिख के भेजिए। स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे या कल्चर को चेंज करेंगे? ये साफ साफ कल्चर को चेंज करेंगे ना। स्ट्रैटेजी तो जो हमारी है हम वही रखेंगे। एक बात बताओ, अगर एक घर का कल्चर है कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, उनकी शादी कर दी जाती है, तो कल्चर चेंज करोगे या स्ट्रैटेजी चेंज कर दोगे? स्ट्रैटेजी के मामले में पढ़ रहे बेटा, स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होती है। कौन चेंज होता है? कंपनी का कल्चर। कंपनी का कल्चर चेंज किया जाता है, ठीक है। सो कंपनी का कल्चर कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि भैया कंपनी के कल्चर में क्या खराबी है। कंपनी कल्चर में जो खराबी होगी वो खराबी देख लेंगे। उसके बाद में बात करेंगे सबसे कि हाँ भाई ये दिक्कत आ रही है, हाँ भाई ये दिक्कत आ रही है, इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उस चेंज को लेके आ जाएंगे, न्यू कल्चर को लेके आ जाएंगे। और जो बंदा इस न्यू कल्चर को फॉलो करेगा उसके लिए सबको वाहवाही करवा देंगे। बात खत्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। इजी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी। लास्ट चैप्टर है बेटा जी, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। फिर से एक केस स्टडी। क्या कहते हैं? व्हाट स्टेप्स विल यू एडवाइस टू मिस्टर दत्ता? स्टेप्स या तो बेंचमार्किंग होगा या तो बीपीआर होगा, मतलब कुछ ऐसा सीन होगा। चलिए देखते हैं। तो क्या कहता है? इंडियाज लग्जूरियस डोमेस्टिक एयरलाइन इज एन अटेम्प्ट टू रिटेन इट्स लीडरशिप इन द एविएशन सेक्टर एंड हैज हायर्ड जेएस दत्ता एज चीफ एग्जीक्यूटिव। दत्ता जी क्या है बेटा जी? चीफ एग्जीक्यूटिव है। अब दत्ता जी क्या चाहते हैं? विशेस टू रीओरिएंट यानी कि री इंजीनियरिंग, यानी कि कंपनी को बदलना चाहते हैं, कंपनी को बदलना चाहते हैं। अच्छा भाई ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली तुम बीपीआर के स्टेप्स पूछ रहे हो, फिर भी हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं पूरा। रीओरिएंट द कंपनी इज टू मेक इट अ डोमेस्टिक डिस्काउंट करियर। ठीक है भैया, वो जो है क्या बनाना चाहते हैं? डोमेस्टिक डिस्काउंट करियर बनाना चाहते हैं। और वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं, डिजायर ये चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं। तो मतलब बेसिकली अपना प्रोसेस, अपने काम करने के तरीके को क्या करना चाहते हैं बेटा जी? चेंज करना चाहते हैं। यानी कि ये क्या लगा रहे हैं? BPR। वेरी गुड। क्या लगा इन्होंने? BPR, दैट इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इजी सिंपल। चलिए उसके स्टेप्स देख लेते हैं। डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। भैया बीपीआर चेंज क्या करना चाहते हो? कौन सा चेंज लाना चाहते हो? बताओ तो, ऑब्जेक्टिव तो बताओ। उसके बाद आइडेंटिफाई कस्टमर्स एंड डिटरमाइन देयर नीड्स। देखो तो बच्चों को, लोगों को क्या चाहिए, उनकी नीड को डिटरमाइन करो। फिर अपने अंदर झांको, क्या आपका एग्जिस्टिंग प्रोसेस उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकता है? क्या आपका एग्जिस्टिंग प्रोसेस उनकी नीड को फुलफिल कर सकता है? अगर यस तो बहुत बढ़िया, अगर नो तो क्या करो? फॉर्मुलेट करो। क्या फॉर्मुलेट करो? न्यू डिजाइन, फॉर्मुलेशन द न्यू प्लान। एंड उसको क्या करोगे? जेब में रखोगे डिजाइन करके। इम्प्लीमेंट द डिजाइन प्रोसेस। समझ में आ गया? चलिए, तो इम्प्लीमेंट द रीडिजाइन प्रोसेस, that is what the BPR says about the steps. Okay, now the last question is, कहता है क्या एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन कर दो। अरे क्या एक्सप्लेन कर दो? कहता है स्ट्रेटेजिक ऑडिट क्या होता है ये एक्सप्लेन कर दो, और इसका क्राइटेरिया क्या होता है जो कि इस बंदे ने दिया। ये आर नहीं है बेटा, ये सिर्फ आर है। रिचर्ड रूमल्स। ओके, सो इसने बताया था बेटा जी कि आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए स्ट्रैटेजी ऑडिट का। ठीक है भैया, पढ़ लेते हैं इसके क्राइटेरिया को भी पढ़ लेते हैं। क्या कहता है रिचर्ड ह्यूमल्ट कहता है कि भैया सुनिएगा ध्यान से। रिचर्ड ह्यूमल्ट कहता है कि आप जो है ऑडिट करा रहे हैं तो आपके ऑडिट का ये क्राइटेरिया होना चाहिए, कंसिस्टेंसी। गोल्स के अंदर यानी कि स्ट्रेटेजी के अंदर इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। कॉन्सोनेंस नीड्स के अकॉर्डिंग, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि उसमें पूर्णता होनी चाहिए। यानी कि कोई बोलता है चांद तरह तोड़ लाऊंगा, तो दैट इज अ नॉन फिजिबल थिंग। एंड एडवांटेज होना चाहिए, यानी कि उससे उस स्ट्रेटेजी को यूज करके क्या मिलना चाहिए हमारे को? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना
चाहिए। सो गाइज दिस इज अबाउट द रिचर्ड ह्यूमर क्राइटेरिया फॉर द स्ट्रेटेजिक ऑडिट। तो गाइज हमारे पास में दो पार्ट्स थे। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के दो पार्ट्स थे, एमसीक्यू वाला पार्ट और डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट। तो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट हो गया जी बेटा फिनिश। अब चलते हैं हमारे एमसीक्यू वाले पार्ट की तरफ और देखते हैं कि भैया एमसीक्यू में क्या पूछा गया है। तो मैं आपको ले जाने से पहले बता देना चाहती हूँ गाइज, एमसीक्यू के दो पार्ट है। एमसीक्यू के दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है बेटा एमसीक्यू के ऊपर केस स्टडी पूछी हुई है उसने, केस स्टडी पूछी हुई है उसने, एमसीक्यू के ऊपर केस स्टडी पूछ रखी है बेटा जी उसने, ठीक है, ओके। एंड विच इज क्वेश्चन नंबर 1। एंड उसके बाद उसने पूछा है अदर एमसीक्यू, अदर एमसीक्यू, अदर एमसीक्यू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम करने वाले हैं ये वाले अदर एमसीक्यू। पहले हम ये करेंगे अदर एमसीक्यू, फिर हम केस स्टडी पे जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले हम करते हैं अदर एमसीक्यू और फिर हम केस स्टडी पे जाएंगे। चलिए अदर एमसीक्यू कर लेते हैं। अदर एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से, ओके। क्या कहता है बेटा जी, ध्यान से देखेंगे। कहता है ओके, कहता है संजय गाइडेड अ टीम ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स टू होल्ड द करंट मार्केट पोजीशन इन द मार्केट टिल दे गेट द बिग अपॉर्चुनिटी। कहता है अपने आप को मार्केट में होल्ड करके रखो, व्हाट वुड कुड बी देयर बिजनेस टर्म्ड एज। कहता है बताओ, क्वेश्चन मार्क है, कैश काउ है, स्टार है या डॉग है। देखिए बेटा, आइए आपको पता है ना यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, यहाँ पर होता है आपका मार्केट शेयर और यहाँ पर क्या होता है, मार्केट बढ़ रही है या घट रही है, यानी कि मार्केट पोजीशन। अब मार्केट बढ़ रही है या घट रही है, यानी कि मार्केट जो है इंक्रीजिंग है या डिक्लाइनिंग है, ठीक है। अब मार्केट का शेयर जो है बेटा जी वो कह रहे हैं कि हमें होल्ड करके रखना चाहिए, ठीक है, तब तक हमें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती। तो यहाँ पर बेटा जी आपका आता है स्टार, यहाँ पर आपका आता है क्वेश्चन मार्क, कैश काउ एंड डॉग्स। बट डॉग की तो बात ही खत्म है, छोड़ दो डॉग की बात। तो स्टार कैटेगरी में फॉल नहीं करता, क्योंकि अगर करंट पोजीशन को बिग अपॉर्चुनिटी की बात करते तो स्टार होगा नहीं, तो स्टार भी गया। या तो क्वेश्चन मार्क है या तो कैश का हुआ है, या तो क्वेश्चन मार्क है या तो कैश का हुआ है। अब देखो होल्ड करने की बात की गई है, अगर होल्ड करने की बात की गई तो हम बोलेंगे भैया क्वेश्चन मार्क है, यानी कि होल्ड करो, यानी कि होल्ड करो, ओके। सो द राइट आंसर इज अ क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे चलते हैं। The next is Sumedha has the homegrown brand. सुमेधा हैज दी होम ग्रोन ब्रांड, यानी कि वो उसने अपने आप से बेटा अपने हाथों से जो है बनाती है चीज़ें, होम ग्रोन ब्रांड है। छोटे से घर से 2 कमरों से शुरू करा उसने बेटा बिजनेस, और क्या बना डाला बेटा, एक बिजनेस बना डाला। और क्या बनाती है बिजनेस में बेटा, ट्रेडिशनल लहंगे बनाती है। अब क्या बनाने वाली है, लिनन की जैकेट्स बनाने वाली है और कॉटन के ट्राउजर्स बनाने वाली है। तो बेटा अपने ही बिजनेस में घुसती चले आ रही है, बिजनेस में घुसती चली जा रही है, यानी कि इंटेंसिफिकेशन इज द राइट। ओके ना, तो यहाँ पर देखो इनपुट प्रोवाइडर की बात की गई है, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी नहीं है, ना ही यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की बात की गई है, कुछ ऐसा बात की गई है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी नहीं है। और डाइवर्सिफिकेशन में तो मतलब क्या होता है, लहंगा छोड़ देती अगर वो तो बात करते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। राजू बेटा, राजू क्या कर रहा है, राजू ने अभी भी स्टार्ट किया है समोसा स्टॉल। ये रहा बेटा राजू, ये रहा बेटा राजू ने अभी क्या किया बेटा, एक समोसा स्टॉल जो है शुरू किया। समोसा ले लो बेटा, समोसा, गर्मा गर्म समोसा ले लो, ठीक है। अब आगे इसको क्या दिक्कत आ गई, ओ शिट, क्या दिक्कत आई। कहता है मार्केट में ऑलरेडी मोमोज बिक रहे हैं और भेलपुरी बिक रही है। सो क्या प्रॉब्लम है, एंड द एग्जिस्टिंग मोमोज एंड द भेलपुरी स्टार्टेड क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स। यहाँ पे ठेला मत खड़ा करो, ऐसा मत करो। तो बताओ ये किसका एग्जाम्पल है। सप्लायर की बात कोई है नहीं, राइवलरी की बात कोई है नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट जो है अलग अलग है। सब्स्टिट्यूट की बात नहीं करी, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, ये एग्जिस्टिंग लोग हैं। एग्जिस्टिंग लोग जो हैं वो न्यू एंट्रेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं बेटा जी, तकलीफ पैदा कर रहे हैं। दैट इज द राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन के अंदर बेटा ध्यान सुनेगा, अगर राजू न्यू एंट्रेंट नहीं होता ना, और हम ये बोलते कि समोसा वाला जो है वो परेशान किया जा रहा है मोमोज द्वारा, ठीक है, और ये न्यू एंट्रेंट नहीं होता, तो पता है कौन सा लगता, तब लगता सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स।
समझ रहे हो? बच्चा कह रहा है कि मैम समोसा और मोमो सब्स्टिट्यूट कैसे है? बेटा बिल्कुल है। मतलब बचपन से टी और कॉफी पढ़ते हैं और तो टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट होता है। खाने का मन है, समोसा खा लेंगे या मोमोज खा लेंगे। 10 रुपए का एक समोसा आता है, 10 रुपए के 4 मोमोज आते हैं, हमारी मर्जी भैया। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं ये। तो अगर ये न्यू नहीं, ये वर्ड नहीं आता स्टार्टेड, तो इसका आंसर क्या होता? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इज एक्टिविटी बताइए जहां पर हम स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं। सो ग्रुप बनाते हैं ना, वो मैपिंग सा करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। ये तो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी जो है, एक हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी जो है वो क्या करती है? वो एक लॉन्च भी देती है। बिल्कुल देती है बेटा, मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड है। मैं भी जब जाती हूँ ना एयरवेज से, तो मेरे को भी वो लॉन्च की फैसिलिटी देती है, क्योंकि आई एम ऑल्सो द फ्रीक्वेंट फ्लायर, यानी कि जो हर कुछ दिन बाद क्या करते रहते हैं? फ्लाई करते रहते हैं। तो बताओ उन्होंने कौन सी मार्केटिंग टेक्निक लगाई है? तो गाइज एक बात मुझे बताओ, उसने क्या दिया आपको? टिकट अगर आपने परचेज करी तो आपको उसी एयरपोर्ट का लॉन्च एक्सेस दिया कि नहीं दिया? यानी कि दिस इज द प्रोडक्ट which is a kind of roaming around the customer, जहां पर कि वो क्या चाहता है कि कस्टमर बार बार इस लॉन्च के लिए, कस्टमर बार बार इस लॉन्च के लिए क्या करे? बार बार इस लॉन्च के लिए हमारे पास, अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड है, इस लॉन्च को अगर एक्सेस करना है तो बार बार हमारे यहाँ पर आता रहे। और इसके लिए वो क्या कर रहा है बेटा जी? इसके लिए वो कस्टमर को बुला रहा है, लॉयल्टी पॉइंट्स दे रहा है, टिकट लोगे लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, लॉन्च में जाओगे, ये सब। तो किसका एग्जाम्पल है? रिलेशनशिप मार्केटिंग। ठीक है गाइज, चलिए तो हम लोगों ने अदर एमसीक्यू पार्ट खत्म कर दिया है। चलते हैं हम हमारे उस वाले पार्ट पर, विच इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेस्ड अपॉन द केस स्टडी। मैम क्या हमें केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी इस बारी? हाँ जी बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की केस स्टडी आपको पढ़नी पड़ेगी, बट फिर भी आप एक बार क्या कीजिए, ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस देख लिया कीजिए। जैसे कि ये कुछ बोल रहा है, कुछ कंपटीशन की बात कर रहा है, और वो बोल रहा है कि बताइए कौन सी चीज़ें यूज़ करी है उसने। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बता दीजिए सोलन की कोई वर्कशॉप है, उसका डिसीजन कैसा है? ये भी केस स्टडी पढ़ के याद आएगा, समझ आएगा। थर्ड ऑप्शन वो क्या कह रहा है? द मेन आइडिया बिहाइंड द मार्केटिंग इज टू कनेक्ट विद द कस्टमर्स। क्या इग्नोर किया नैलियोनी ने? तो ये भी केस स्टडी पढ़ के समझ में आएगा। यानी कि क्वेश्चन में केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा। तो आइए केस स्टडी पढ़ लेते हैं, क्या कहती है ये केस स्टडी। तो आइए क्या कहता है? कहता है आनंद द फैशन डिजाइनर फ्रॉम मुंबई स्टार्टेड अ नेल आर्ट पार्लर। आनंद ने एक नेल आर्ट पार्लर शुरू किया मुंबई के अंदर। किसके साथ शुरू किया बेटा? इन पार्टनरशिप विद हिज कॉलेज फ्रेंड आन्या। तो बेटा आनंद ये रहा बेटा आनंद, बॉय है ये, और ये रही बेटी आन्या। ठीक है, ये रही आन्या। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या शुरू किया बेटा जी? एक नेल आर्ट पार्लर शुरू किया। They had a clear choice of business as per their field of study and were assumed that cosmetics is one of the industries in the India। कहते हैं लोगों को सुंदर बनने का बहुत शौक है इंडिया के अंदर, शुरू करते हैं ये बिजनेस। अब कहता है देखो कॉस्मेटिक जो है वो बहुत ही बड़ा बिजनेस है। इसके अंदर तो हेयर केयर भी आता है, स्किन केयर भी आता है, मेकअप भी आता है, पर्सनल केयर भी आता है। बट इन लोगों ने क्या चूज किया? हाउएवर इन लोगों ने बोला कि क्योंकि आन्या जो है वो नैनो आर्ट डिजाइनर है और आनंद जो है वो नेल आर्ट जो है करते हैं, इसीलिए उन्होंने मिलकर क्या खोला बेटा? एक ब्रांड खोल लिया, विच इज नैलियो। नैनो आर्ट डिजाइनिंग क्या होती है बेटा? नैनो का मतलब होता है जो, नैनो यानी कि बारीक, जिसको बारीकी का काम करना आता है ना, उसको बोलते हैं नैनो आर्ट डिजाइनर। बहुत सारी टाइप से कलाएं होती हैं बेटा। मैंने तो आर्ट बहुत सीखी है, मैंने 10 ईयर्स अपनी लाइफ में आर्ट सीखी है। मैं तो टाइल्स के ऊपर पेंटिंग करती हूँ, मैं तो फैब्रिक पेंटिंग करती हूँ, बहुत से टाइप्स की पेंटिंग करती हूँ। तो गाइज वन ऑफ द पेंटिंग इज नैनो आर्ट डिजाइनिंग, जहाँ पर कि हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं। वैसे मैंने भी हल्की सी कर रखी है। ओके, ये नॉट दैट गुड मच, बट इट इज व्हाट राइट नाउ इज ट्रेंडिंग हियर। सो गाइज नैनो आर्ट डिजाइन यानी कि जो कि बारीकी का काम कर सकते हैं, और नेल यानी कि जो नेल आर्ट में स्पेसिफाइड है। तो यानी कि आन्या ने क्या किया? इसमें स्पेशलाइजेशन ले रखी है, और इसने इसमें स्पेशल ले रखी है, और क्या खोल लिया बेटा? नैलियो। क्या खोल लिया? नैलियो। चलिए
अभी कहते हैं कि बिजनेस का प्लान क्या था। कहते हैं बिजनेस का प्लान बहुत ही सिंपल था। हम एक काम करेंगे, जितने भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, जितने भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स, जितने भी सोशल मीडियाज है ना, सबको बोलेंगे भैया पैसे ले और क्या कर, हमारे लिए कस्टमर्स लेके आ। ठीक है भैया, ठीक है, इनका ये प्लान है। ओके, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा कि भैया हमें कस्टमर्स, उन्होंने कहा टारगेट ग्रुप हमारा क्या रहने वाला है, द टारगेट ग्रुप हैज टू बी द यंग वर्किंग फीमेल्स। ऑब्वियसली जैसे कि मैं हूं यंग वर्किंग फीमेल्स, राइट, जो कि क्या करना चाहती है, वांट टू स्पेंड अ डिसेंट अमाउंट ऑन द पर्सनल लग्जरी, जो डिसेंट अमाउंट जो है अपनी पर्सनल चीजों के ऊपर लगाना चाहती है। ठीक है, अच्छा, हाउएवर हाउएवर मेंस के लिए भी कुछ है। टैटू पार्लर्स वर ऑलरेडी टेकन अवे द शेयर ऑफ द बिजनेस। कह रहे ओ शिट, बट इन केस ऑफ द मैन ऑलरेडी टैटू पार्लर्स ने ये चीज़ें ले ली हैं, यानी कि जो टैटू ब्रांड्स हैं कुड इजिली ट्रांसलेट इनटू द नेल आर्ट, वाज अ बिग कंपटीशन टू द नेल। यानी कि सुनना ध्यान से, जो लोग टैटू वैटू नहीं बनाते, गोवा चले जाओ तो टैटू बनाते हैं, तो कह रहे हैं कि जो टैटू बनाने वाले लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, वो भी नेल की बिजनेस में चले जाते हैं। तो जो टैटू बना रहे हैं ना बेटा, वो तो इजीली क्या कर सकते हैं, नेल के बिजनेस में जा सकते हैं, क्योंकि उनका सेम इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है, यूज हो सकता है फॉर मेकिंग द नेल स्टूडियो। ओके, अब फिर आनंद की बात करता है। कहता है आनंद के ना पर्सनल कनेक्शंस हैं इन द सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके पर्सनल रिलेशन है, मतलब छोटा मोटा आदमी थोड़ा ना है। क्या कहता है, जहां पर उसने प्लान किया कि छोटी छोटी वर्कशॉप्स जो है वो लगाएगा टू प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल नेल्स ऑफ द हायर क्वालिटी। ठीक है भैया, ये अच्छी क्वालिटी के आर्टिफिशियल नेल्स जो है वो लगाएगा। बेटा मेरी नेल्स आर्टिफिशियल नहीं है, मेरे रियल नेल्स है। ओके, और सोल्ड करेगा ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, आगे क्या बोलता है, कहता है द टीम of two also wanted to add the value to the society for what they offered free training to the young girls and offered them permanent employment। उन्होंने क्या किया, लोगों को ट्रेन किया, बच्चों को ट्रेन किया और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट भी दिया कि आप सीख जाओ और हमारे यहाँ पे काम पर लग जाओ। ओके, दिस वाज अनप्लान्ड एस्पेक्ट ऑफ ब्रांड बिल्डिंग, जो भी इन्होंने किया। ठीक है भैया, द ब्रांड हैज बीन डूइंग वेल लेटली, ब्रांड अच्छा कर रही है, अच्छा मॉडल है, एंड दे प्लान टू ओपन टू मोर स्टोर्स इन मुंबई एंड अ फ्लैगशिप स्टोर इन द बेंगलुरु। ओके फाइन, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। विद अ विजन टू हैव अ गुड फ्यूचर, इम्पैक्टफुल मिशन, नीलियो हैज बीन अ प्रॉफिटेबल बेट फॉर द आन्या एंड द आनंद। ठीक है भैया, प्रॉफिटेबल जा रही है। ओके गाइस, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि अगर मान लो टैटू पार्लर्स की बात की जाए, टैटू पार्लर्स वाले क्या कर रहे थे बेटा, टैटू पार्लर्स वाले, सुनना ध्यान से, टैटू पार्लर्स वाले क्या कर रहे थे बेटा, टैटू पार्लर्स वाले अपना दिमाग लगाकर कहां पर आ रहे थे बेटा, नेल इंडस्ट्री में आ सकते थे ना, क्योंकि सेम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है इज एन इनडायरेक्ट कंपटीशन ऑफ द नेलियो। बिल्कुल सही बात है। एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज्ड टू अंडरस्टैंड द इन डेप्थ इंट्रिकेसीज ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो हमारे पास दो ऑप्शन बैठते हैं, या तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप या फिर कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। तो बेटा क्योंकि यहाँ पर दिमाग लगा था, इसलिए द आंसर इज द कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। ओके गाइज, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आनंद का जो डिसीजन था ऑफ ओपनिंग सोलन वर्कशॉप, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। आनंद का जो डिसीजन था, आपको याद होगा सोलन वाली बात की थी ना उसने, ये देखो ये रही सोलन वाली बात की थी ना उसने। आनंद ने क्या कहा था कि भैया सोलन पे क्या लगाऊंगा मैं, वर्कशॉप्स लगाऊंगा, और ये वाली जो बात उसने कही सोलन की वर्कशॉप वाली बात, तो वो इसी पर बेस्ड जो है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहे कि जो ये वाला डिसीजन लिया उसने ओपनिंग वर्कशॉप, इसको आप क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्सेंट्रिक एंड अलायंस। देखो बेटा जी, देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, तो बेटा अलायंस तो ये है नहीं, कॉन्सेंट्रिक ये है नहीं। अब बताएंगे हॉरिजॉन्टल या डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल या डाइवर्सिफिकेशन, हाँ जी, हॉरिजॉन्टल या डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। बिल्कुल हाँ, देखिए जैसे कॉफी बीन्स वाला होता है ना, सुनेंगे कॉफी जो बेचता है, सॉरी कॉफी का जो रिटेलर होता है, अगर कॉफी का रिटेलर कॉफी कॉफी जहां बनती है वहीं बैठ जाए, तो ये क्या होगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा ना। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, वो वहीं पर ही कर लिया चीजें, यानी कि बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन ये बनता है। ओके चलिए नेक्स्ट, What is the main idea behind the marketing is to connect with the customer। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। In this connect with of the following has been willingly ignored by the marketing team। कहते हैं
जानबूझ के क्या इग्नोर किया? तो बार बार ये आपको वर्ड मिल रहा था ना, मार्केट टारगेट मार्केट टारगेट मार्केट, ये देखो ये रहा वर्ड टारगेट मार्केट टारगेट मार्केट टारगेट मार्केट, ये देखो ये रहा, मैं आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ। ये देखो टारगेट मार्केट, ये देखो क्लियरली द टारगेट ग्रुप वाज दिस। जो हमेशा ये लोग क्या करना चाहते थे, अपना करना चाहते थे। इन्होंने कहा कि हम पूरा कॉस्मेटिक्स का डील नहीं करेंगे, हमारा टारगेट मार्केट क्या होगा, नेल आर्ट होगा, हम उसमें भी इसको टारगेट करने वाले हैं, हम हमेशा इसको टारगेट करने वाले हैं। यानी कि चाहते हुए भी, मतलब जानबूझ के इन्होंने क्या करा, बार बार अपनी चलाई, टारगेट मार्केट सेट करने करा बार। ओके, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन 3 अबव, 3 यानी कि जो ये वाला क्वेश्चन था जो अभी हमने किया, what was the core methodology behind willingly ignoring the major aspect of marketing? उनका क्या, कौन सा मेथड था जिसकी वजह से उन्होंने लगा दिया? क्योंकि वो नेल्स में क्या थे बेटा जी, एक्सपर्ट थे। तो उनकी जो एक्सपर्टीज थी उसकी वजह से ये बेचारे बार बार अपना टारगेट मार्केट सेट कर रहे थे बार। Last question. Anand being the strategy implementer should be aware of which of the following statements around the corporate culture. तो corporate culture में के बारे में क्या उसको हमेशा सोचना चाहिए कि भैया क्या सोचना चाहिए उसको हमेशा सोचना चाहिए कि गाइस, हमेशा अगर कल्चर जो है हमारी स्ट्रैटेजी से मिलता जुलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। चेंज दी कॉर्पोरेट कल्चर अगर वो मेरी स्ट्रेटेजी को हेल्प करता हुआ नहीं है। क्लियर हो गया बेटा, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, सो गाइज हम लोगों ने क्या किया, सारे के सारे आपके आरटीपी के क्वेश्चंस जो है कवर कर लिए। मैंने जो बेटा जी आपको समझ में आया होगा, थोड़ी स्पीड मैंने ज़्यादा रखी है ताकि आपको तो जो है बेटा कम टाइम के अंदर पूरी की पूरी आरटीपी कवर करने को मिल जाए। गाइज 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर हैं जो कि आपको जो है एग्जाम में करने चाहिए। एक तो एक केस स्टडी करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव में कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको हमेशा करने चाहिए। जैसे कि मैंने स्टार मार्क लगाया था ऑन द क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप हमेशा करिए। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड रिट्रेंचमेंट, ये करके जाइएगा, ठीक है, अच्छे से। और दूसरा क्वेश्चन जो था वो है ये वाला क्वेश्चन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप करके जाइएगा, ठीक है गाइस। ओके, बाकी सारे क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। निमोनिक भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक और चीज़ बेटा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ना आपको वो स्कोरेज दे के जाएगी एग्जाम के अंदर। आपको मतलब पास होने के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है आपका अच्छा होना ज़रूरी है। और मैंने आपके यहाँ पर एक शॉर्ट्स अपलोड करी है जिसमें कि मैंने इम्पॉर्टेंट अपलोड की है बेटा, जिसमें कि मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। आपको इसी चैनल पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऑफ EIS एंड SM मई 2023 के अटेम्प्ट के लिए। तो आप जो है वो शॉर्ट ज़रूर देखिएगा जहाँ पर कि मैंने क्वेश्चंस बताए हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो गाइज ये था पार्ट बी ऑफ द चैप्टर, पार्ट बी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पार्ट ए बेटा जी EIS का, ये इसकी आपकी दूसरी वीडियो है, तो आप जो है इसकी वीडियो देख लीजिएगा। एंड विद दैट आपका आरटीपी जो है खत्म होता है। एग्जाम में आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सजेस्टेड क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। चलिए गाइज, तो थैंक यू सो मच एंड आई बिलीव कि आपको जो है रिविजन टेस्ट पेपर्स जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे, इसका डिस्कशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच एंड आई बिलीव कि आप जो है अच्छे से इन चैप्टर्स को करेंगे, इन क्वेश्चंस को करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड बाय एंड टेक केयर। अच्छे से पढ़िए और मैं कहती हूँ कि जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से करिएगा। एंड वी आर डन विद द ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द आरटीपी। एंड और आपको अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए कि मैम मुझे ये क्वेश्चंस करने हैं, मैम आप मुझे ये क्वेश्चंस करा दीजिए, मैम मेरे को प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन करना है। आपको जो करना है कमेंट सेक्शन में डालिएगा और मैं फटाफट उस पर वीडियो बना के बेटा आप लोग के लिए लेके आऊंगी। करने की क्या बात जब सोनाली मैम हो साथ। ओके गाइज, ठीक है।
हैप्पीली एग्जाम करने के लिए जाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। मैंने आपके लिए द्रोणाचार्य बैच के मैराथन लेक्चर्स भी ला रखे हैं। सो मैराथन लेक्चर्स भी आप देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी अच्छा बनाइए। सो गो वॉच द मैराथन लेक्चर्स ऑफ द EIS एंड SM। ठीक है गाइस, द्रोणाचार्य मैराथन सीरीज आपके पास अवेलेबल है, देखिए, फायदा उठाइए, अपने कॉन्सेप्ट को पक्का बनाइए। ठीक है गाइस, चलिए, ओके, बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय।